हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यू चल रही होगी। बिल्कुल किसी भी प्रेशर में आकर के, किसी की बातों में, बहकाव में आकर के पढ़ाई को स्लो नहीं करनी है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों के सामने एक सेशन लेकर आए हैं। टीआरई 1, 2, 3 में आए हुए जितने आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं उसको हम एक वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किए हुए हैं। जैसे मैंने आपको साइंस का डाल दिया है और आपको जगह इसके पहले हिस्ट्री की डाली हुई थी। अब आज आपको मिलने वाले हैं सब के सब टीआरई 1, 2, 3 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखने, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल देखने की जरूरत है। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ कम से कम 4096.7 किलोमीटर की ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है बांग्लादेश भारत के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 7 देशों के साथ भारत का है, जिसमें आपके 7 देश आपके भारत के जो जुड़े हुए हैं, और बांग्लादेश के साथ कुल 5 राज्य की सीमा आपकी भारत देश से जुड़ती है। और यदि बात करें सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ने की तो अफगानिस्तान है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर का। क्लियर है मेरी बात? चलिए ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ भी मैं आपको बता दूं मात्र 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत देश के साथ लगती है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है। दूसरा पॉइंट है कि किस अक्षांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्व में इस पे रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? तो गोंडवाना लैंड का एक भाग था। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण भारतीय उच्च महाद्वीप किसका भाग है? ये भी आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग था। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 93 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है आइजोल। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आइजोल किस राज्य की राजधानी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिसको जानकारी होगी जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमाएं हैं उसको देखिए। आपके 5 राज्य हैं वो आपके पाकिस्तान के साथ हैं। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। वहीं आपको हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ भी हम 5 राज्यों की बात करेंगे। इसमें 5 राज्य में आपको पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और असम है। ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक आपका आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो ये अल्मोड़ा जिला हुआ है। अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। अगला पॉइंट, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो वो है आपका बघेलखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बघेलखंड आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है, पड़ता है इसमें। अगला पॉइंट है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। ये आपके 30% कुल भूमि का पर्वतों का हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि किसकी कितनी प्रतिशत है, कौन कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले महान पर्वत हैं, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर आपके केंद्रीय उच्च भाग हैं, फिर पहाड़ियाँ हैं और उसके बाद ऊंचे पर्वत हैं। अगला पॉइंट, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, वो कौन कौन से सही हैं? तो पहला इसमें है कि इसका पश्चिमी भाग एक मालवा का पठार है। उसके बाद है यह दक्कन का पठार है। उसके बाद है कि यह अरावली से घिरा हुआ है। ये सभी के सभी पॉइंट इसमें करेक्ट थे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है K2 गार्डविन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है
और आपको बता दें कि जो आपकी माउंट एवरेस्ट है 8,848 है, बट बढ़ा हुआ है जो 8,850 के आसपास माना जाता है, वो आपका नेपाल में पड़ता है, जिसको हम सागर माथा के नाम से वहाँ के लोग उनको पुकारते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सेक्शन को ज़रूर लाइक कर दें, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा उससे, और आपको वीडियो अच्छी से अच्छी मिलती रहेगी। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, तो आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है, पहले काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, वैसे ही आएंगे आप। तो आपको यदि हम दक्षिण से उत्तर की बात कर देंगे तो सीधा इसका उल्टा, मतलब पहले पीर पंजाल पड़ेगा, फिर जास्कर पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा, फिर काराकोरम पड़ेगा। ये दोनों के जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एक बार फिजिकल मैप उठाइए और मैप उठा करके जो भी राज्य किस देश के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं, कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, कौन सा पर्वतमाला कहाँ है, उनको ज़रूर एक बार देखें। यदि नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लें, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। अगला पॉइंट है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पत्थर से है। किस पत्थर का मतलब किस पठार से है, ये पॉइंट है, मिस्टेक यहाँ पर, किस पठार से है, तो मालनाड का क्षेत्र आपके कर्नाटक के पठार से संबंधित है, ठीक है ना। सतलुज और कई नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या नाम से है? कुमायूं हिमालय। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी सोन नदी। अगला पॉइंट है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो नदी का नाम है सूरू। आप लोग यदि दिमाग पे ना सेट हो तो बिल्कुल याद रख लीजिए, सूरू नदी के किनारे कारगिल स्थित है। अगला पॉइंट है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, तो वो नदी है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ये योजना बना रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। बाल्टोरो नदी, बाल्टोरो जो हिमनद है वो कहाँ स्थित है, तो बाल्टोरो हिमनद आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला पॉइंट, चांप झील पाई जाती है, तो चांप झील कहाँ पाई जाती है, तो नदी की घाटियों में, जो नदी घाटियाँ बनती है वहाँ पर चांप झील पाई जाती है। अगला पॉइंट है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो ये है काली नदी, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ये जितने भी पॉइंट आपके मैं बता रहा हूँ वो सब के सब एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं, और आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं लास्ट में ज़रूर जिक्र करूँगा आपको किस किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आप लोग उस पर ज़रूर करेंगे। पहले हम पूरी क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। लगभग आपको 170 क्वेश्चन के आसपास लगभग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चन के बताने के बाद से लास्ट के 1-2 मिनट में ज़रूर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगला पॉइंट, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो है आपका प्रयागराज। वैसे का ऑप्शन में केवल प्रयागराज दिया था, इसलिए प्रयागराज मैंने करेक्ट मारा। वैसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कानपुर हो गया, जैसे आपका पटना हो गया, सबके सब गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला पॉइंट है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल जो अमरकंटक है वो कहाँ स्थित है, तो मैकाले श्रेणी है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, वहीं पर ये अमरकंटक स्थित है। लीखा पानी जो है हिमनद वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में लीखा पानी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती है, तो आपकी बहुत सारी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर से मिलने वाली हैं, जैसे आपका दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसिरी हो गई, कामेंग हो गया, मानस हो गया, तिस्ता हो गया, सुबनसिरी हो गई। ये सब के सब आपके ब्रह्मपुत्र से उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी आपके झारखंड में आपकी एक नगड़ी जगह है, नगड़ी, वहीं से निकलती है ये। उसके बाद है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलगृह क्षेत्र किसका है, तो उसमें एक पुन्नई नदी है,
ठीक है ना। जो जिसका लंबाई लगभग 5397 किलोमीटर स्क्वायर है। जो इतना बड़ा क्षेत्र में ये आपका जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है, तो देख लीजिए ये मिथनकोट में है। वैसे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके सिंधु नदी और चिनाब नदी मिथनकोट में जाकर के मिल जाती है आपस में। अगला पॉइंट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन कौन सी है, तो सबसे उत्तम विधि है कि जो वनारोपण है उनको वनारोपण करें, जो वन उन्मूलन है उनको आप कम करें, और जो चराई हो रही है उनको भी कम करें। इस प्रकार की चीज़ों को हम करके बाढ़ को रोकने में मदद कर सकते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। ये सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। अगला पॉइंट आपके सामने, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है, तो ये कारण है लौटते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, जो तमिलनाडु में वर्षा कराती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो लगभग 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होती है। क्लियर है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 133वां स्थान है। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है। देखिए कौन सी विशेषता है। पहला विशेषता ये है कि यह गंगा और सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला पॉइंट है इसमें कि यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसलिए इस मध्यवर्ती गंगा मैदान को कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता माना जाता है। यहाँ पर आपका पैदावार, यहाँ पर निवास, यहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो वो है आपका पश्चिमी तट एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सागवान के जंगल पाए जाते हैं। डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अगला है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हमको कांटेदार जंगल देखने को नहीं मिलते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंगात, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित होने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, या उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है ना, इसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का नाम देते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का अवांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो वो लगभग 33% होना चाहिए। अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त है, तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और हिमालय क्षेत्र, ये सब के सब आपके भूस्खलन प्रवृत्ति के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो आपका जो कोरोमंडल का तट है वो सबसे ज़्यादा इन चक्रवातों से प्रभावित होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कोरोमंडल तट किस पार्ट का भाग है, पूर्वी तट है कि पश्चिमी तट है। जिसको जानकारी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये कहने का मतलब है कि आप लोगों को यदि नहीं जानकारी होगी तो आप लोग ज़रूर जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक दिमाग में याद रहती हैं, बस जाती हैं चीज़ें। इसलिए मैं आपको और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कर देना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं 51 नंबर पॉइंट है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हीट वेव क्या होता है।
पॉइंट है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसको हम हीट वेव मानते हैं। कहाँ की बात है ये? मैदानी इलाकों की बात है। लेकिन यदि आप किसी पहाड़ी इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसको हम हीट वेव मानते हैं। हीट वेव का मतलब जो भी हवाएं चलती हैं आपको बहुत ही गर्म चलती हैं, जैसे आता नहीं, चलते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं तो फेस पे ऐसी हवा आती है तो लगता है कि ये पूरा फेस ही जल जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो हीट वेव चलता है। हीट वेव वैसे लगभग मई के बाद से शुरू होता है, मई जून में मैक्सिमम चलता है। उसमें हमको ज़्यादा हाइड्रेट होना पड़ता है, मतलब पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और अपनी बॉडी को ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। अगला पॉइंट है मृदा का पलबार करना क्या कहलाता है? इस किससे संबंधित है? पलबार करना का मतलब होता है कि मृदा की नमी को बनाए रखना, मतलब उस मृदा को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उसकी नमी हमेशा उसमें बरकरार रहे। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? तो गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आपके कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इसमें प्रमुखता रूप से पाई जाती है और इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी का भी हम नाम देते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलेंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो वो है सबसे ज़्यादा मेघालय में पाई जाती है। अगला पॉइंट है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलना चाहिए? वो है आपका कार्बनिक पदार्थ। क्लियर है? टिहरी बांध परियोजना किस संबंध में है? तो वो है संभववादी विचारधारा से। ये आपका इसमें विचारधारा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो टिहरी बांध जो परियोजना आपको पता भी होगा, जिसमें बांध को लेकर के ये आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि ये बांध बनता है तो इससे बाढ़ की संभावना या आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उनके विकास में कमी आएगी। तो ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी सिंचाई नहर है ये। भारत में अभ्रक का कुल भंडारण का लगभग 99% कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो वो है आपके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में आपको लगभग 99% अभ्रक का कुल भंडारण भारत में देखने को मिलते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये सिंचाई के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो वो है आपकी ड्रिप प्रणाली, आपकी ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल के बीच हुआ था। कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो वो है हीराकुंड बांध और दुधवा बांध, ये दोनों के दोनों बांध महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति है? वो है खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, राहत तथा मोट प्रणाली, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और छिड़काव सिंचाई प्रणाली। ये सब के सब पारंपरिक पद्धति के आपके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर हम पॉइंट नंबर 66 की तरफ आते हैं। तो झारखंड का जो घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर कॉपर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीज का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो स्टील जैसी मिश्र धातुओं को बनाने में मुख्यतः किया जाता है। भारत में ज्वारी और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा खंभात की खाड़ी में ज्वारी और तरंग ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ये सबसे पहले असम के जोरहट में शुरू किया गया था।
कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। धनबाद को हम कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? वो है कोयला, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम इत्यादि। ये सब के सब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगला पॉइंट है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। इसका राज्य मैंने बताया था आपको, केरला में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 19% लगभग बता दें हम, तो केवल आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं 6 to 10 लेकर के, आपको सबके सब एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन जाएंगे, स्पेशली 9th और 10th का। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। सुरमा घाटी असम में पड़ता है, लूनी क्षेत्र जो कि गुजरात में पड़ता है, केजी बेसिन जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये उसके उत्पादक क्षेत्र हैं और ये उनकी अवस्थिति है। जैसे सुरमा घाटी कहाँ पड़ेगी? ये खनिज उत्पादक तेल क्षेत्र है, ये असम में पड़ेगा। केजी बेसिन कहाँ पड़ेगा? तो बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा। लूनी क्षेत्र कहाँ है? तो लूनी नदी भी आपको पता है गुजरात में पड़ेगा। अगला ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि भारत के, ये थोड़ा सा इंग्लिश में हो गया, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसको व्यवस्थित करना है। चलिए करते हैं। तो आपको नामरूप मिलेगा, कोबरा मिलेगा, परीक्षा मिलेगा, कोटा मिलेगा, सबके सब आपके व्यवस्थित क्रम है। कैसे? तो आपके पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है ये। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भागलपुर जिले में सबसे ज़्यादा रेशमी उत्पादन होता है। उसमें आपको बता दें, एक टसर नाम की रेशम होती है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है भागलपुर का। बरौनी तेल शोध संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका बेगूसराय जिले में स्थित है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो लगभग 21.8 किलोमीटर के आसपास है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से दो चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। सिलचर और पोरबंदर। कौन है ये? सिलचर और पोरबंदर। आपके सिलचर कहाँ पड़ता है? पोरबंदर कहाँ पड़ता है? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है और सिलचर असम में पड़ता है। क्लियर है? सीप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ और एमिसाल तथा ग्रैंड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज के मलबे का एक पता लगाया गया है और यह स्थान कहाँ है? तो गोवा के तट के बाहर स्थित है। क्लियर है? गोवा के तट के बाहर स्थित है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 80 की तरफ आ गए हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो विशाखापट्टनम, उसके बाद आपको काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टनम है। सब के सब आपके बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो लगभग 50% भाग कृषि योग्य है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, MS स्वामीनाथन को जाता है। अगला पॉइंट है 83 नंबर। मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सुख सहिष्णु ये फसल कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता होती है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम भविष्य की फसल को बोलते हैं क्या? मोटा अनाज को। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का स्थानांतरण किसी है? उस स्थानांतरण किसी को हम पोडू का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पोडू। आपको एक चार्ट मैंने दिया था, क्लास 6 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी था, या जो भी क्लास के मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी दिए हैं लगभग उसमें आपको मिल जाएंगे कि आपके अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में उस स्थानांतरण कृषि को ही हम झूम कृषि का नाम देते हैं। इसी झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया। जैसे आपको पोडू में दिया गया है ये, तो पोडू उड़ीसा का झूम खेती का नाम है। वैसे वैसे अलग अलग देशों में, जैसे भारत में झूम खेती कहा जाता है, वैसे अलग अलग देशों में भी इनके अलग अलग नाम हैं। देखिए उस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें।
फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है तो उसको हम बागवानी कहते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फलों का उत्पादन क्या कहलाता है तो उसको हम पोमोलॉजी का नाम देते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो उसको हम सेरीकल्चर का नाम देते हैं। मधुमक्खी पालन पालन कहा जाता है इसका तो ये एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन कहलाता है तो उसको हम पीसीकल्चर का नाम देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। अगला पॉइंट आपको मिलेंगे कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम तो अमन, साली और अगहनी, ये सब के सब उत्तरी भारत में शीतकाल मतलब कि ठंडी के मौसम में ये चावल की फसल उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, जैसे मैं आपको बता दूं, बेवर कहाँ बोलते हैं स्थानीय मतलब झूम कृषि को, तो जो बुंदेलखंड का जो संभाग है उसको बेवर बोलते हैं। जो आपके बिहार का बस्तर जिला है उस बस्तर जिला में झूम खेती को दीपा का नाम देते हैं। आपके उत्तर पूर्वी भारत है उसमें हम झूम का नाम देते हैं, झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को। अगला पॉइंट आपको मिलेंगे कि किसकी खेती जायद की समय, जायद है ये, जायद के समय में की जाती है तो जायद की फसल आपको बताया था कि मई और जून के महीनों में मतलब गर्मी के मौसम में की जाती है। तो जैसे आपको खीरा, तरबूज, खरबूज, काकड़ इस प्रकार की जो सभी आपको मिलती हैं ये खेती, ये सब के सब आपकी जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। वैसे हम सब्जी की फसल को भी हम जायद की फसल में डाल देते हैं, जैसे इसमें आपको जो भी सब्जियां मिलती हैं। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है तो शुष्क बिंदु बस्ती आपके बाढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। मल्चिंग शब्द क्या है, इसकी व्याख्या क्या करता है, मल्चिंग का मतलब क्या है, देखेंगे कि फसलों के बीच जो खाली ज़मीन होती है उनमें हम पुआल को भर देते हैं और उसके बाद हम जैविक पदार्थ की परत से उसको ढक देते हैं तो वो आपकी मल्चिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है भारत, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला पॉइंट है कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है। क्या, मानव की उत्पत्ति का केंद्र किसके आधार पर, जीवाश्म के आधार पर सबसे पहले अमेरिका की रिफ्ट घाटी में देखने को मिला था। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं एकल्चरेशन। क्या बोलते हैं, एकल्चरेशन का नाम देते हैं दो समुदायों के बीच सांस्कृतिक संपर्क। अगला पॉइंट है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए कि इस समुदाय को हम अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दें। तो इसमें है कि इसमें आपको आदम लक्षणों का संकेत देखने को मिलेंगे। संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में, श्रम, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। मैं आपको बता दूं कि आपको स्पष्ट रूप से कि ये अपने समाज में अलग रहते हैं, इनको और दूसरे समाज से यानी उनको थोड़ा सा शर्म महसूस होता है, इनकी अलग सांकेतिक दृष्टि होती है, इनकी अलग अलग संस्कृति होती है और ये अलग अलग बड़े पैमाने समुदाय हैं उनके साथ ये इनका कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार हम इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है तो स्थलाकृति मानचित्र वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है भारत का स्थलाकृति मानचित्र। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर कर दें, मुझे इससे मोटिवेशन और आप सबका सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आ गए हम। एक लाइक तो बन जाए, 100 नंबर तक आ गए। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी किस प्रांत में देखने को मिलती है तो वो आपको झारखंड में देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या है, इतना औद्योगिकरण उसके पास है, इतना सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी झारखंड आपके आदि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न नहीं है, लेकिन औद्योगिकरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी किस राज्य में देखने को मिलती है, ये है अरुणाचल प्रदेश। मतलब आपको जल संसाधन तो इतने हैं लेकिन उसके संरचना के विकास में कमी इस राज्य में देखने को मिलती है। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि
सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी किस प्रांत में देखने को मिलती है? तो राजस्थान में देखने को मिलती है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी किस राज्य में देखने को मिलती है? तो लद्दाख में देखने को मिलती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के जल विभाजक हैं कौन कौन से? तो ये है आपका कि दिल्ली रीच अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ इनके जल विभाजक का काम करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के अपवाह तंत्र के बीच का। क्लियर है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो उसको शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है, भोर का तारा माना जाता है, सांझ का तारा माना जाता है। ये सब के साथ शुक्र ग्रह को हम कहते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले आपको बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद आपको शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद आपके वरुण हैं। ये आपके 4 सबसे बड़े ग्रह हैं। कहाँ के? आपके सौर मंडल के। अगला पॉइंट है आपके सामने कि चंद्रमा दृश्य ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बुध है। सूर्य एक है, तो सूर्य एक आपका पीला तारा है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या घूमते हैं? तो पल्सर आपके न्यूट्रॉन के तारे होते हैं जो घूमते रहते हैं। ग्रीनविच मध्य समय से भारत मानक समय कितना आगे रहता है? तो लगभग 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला पॉइंट है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो लगभग 43 डिग्री कम। ये आपके 43 डिग्री कम से कम आपके इतना ध्रुवीय व्यास से अधिक है। ये ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो लगभग 179 होती हैं। सेल दिन में जीवाश्म पाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपके अवसादी सेल होते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो आपको सहारा गर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलीद पर्वत का उदाहरण है? तो जो ऑप्शन में दिया था अरावली, एंडीज और एलिप्शियन, ये सभी के सभी युवा वलीद पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन? अरावली है, एंडीज है और आपका एप्लिशियन है। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये अवसादित रूपांतरित चट्टानों में खनिज जाकर के आपका जमा हो जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र का सबसे कम न्यूनतम रेखा है ये। अगला पॉइंट आपके सामने पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह, यह है सतह, क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं फिलसेन मीर। क्या बोलते हैं? फिलसेन मीर बोलते हैं। पर्वत जो शिखर है वहाँ पर जो चट्टानी परत होती है, सतह होती है, उनको फिलसेन मीर कहते हैं। यदि मान लीजिए ग्रीनविच समय में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा? तो आपको पता है एक मिनट में लगभग 4 डिग्री का समय लगता है 1 मिनट में ना, ये लगभग। तो आपका 30 से 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 120 का मतलब होता है 2 घंटे। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ पे कितना होगा? 2 बजेगा। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान आपके एल्बूस पर्वत पर स्थित है। अगला पॉइंट हम आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? देखिए कौन से आते हैं। तो शीत कटिबंध का पेटी का स्तर लगभग 5.5-6.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है और इसमें टैगा, टुंड्रा तथा हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित हैं। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच पाती हैं। ये सब के सब आपके इसमें शीत कटिबंध से संबंधित आपके कथन तथ्य हैं।
अगला पॉइंट हम 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका कि डिग्री कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय सामान निर्धारित कीजिए, स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि 0 डिग्री ग्रीनविच दोपहर में 12 बजे का समय है। तो आपको कब बनेगा? ये 6 PM का समय होगा। ठीक है ना। 6 PM का मतलब कि 90 को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 360 हो गया। 360 का मतलब 6 घंटे, तो 12 से आगे बढ़ा दीजिए तो 6 PM का समय निर्धारित होगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और इस सिद्धांत को हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलते हैं, यानी प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब कि जो भूपटल के टुकड़े हैं वो मेंटल में गति के द्वारा हमेशा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। 125 की तरफ हम आ गए हैं। अब जो भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे मुझे एक लाइक दे दें, और आपको जो भी डाउट है या एक कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो है भ्रंशमूलक भूकंप। क्या है ये? भ्रंशमूलक भूकंप है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? वो है आपका धुआंरे। धुआंरे आपके अंतिम प्रतीक हैं। टफ किसमें संबंधित है? टफ आपके ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो उसको बोलते हैं रिक्टर पैमाना। ये भूकंप की गहनता को नापने में प्रयोग हेतु लाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापन का किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका सिस्मोग्राफ मशीन है, उसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। व्रंश स्कार्फ क्या होता है? तो वो है आपका विवर्तनिकी। क्लियर है ना। प्राथमिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो इसको हम अनुदैर्ध्य तरंगों का नाम देते हैं ये। द्वितीय तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं आपकी द्वितीय तरंगे। तृतीय तरंगे धरातली होती हैं, यह सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और ये सबसे लंबी दूरी तय करती हैं। कौन सी? जो तृतीय तरंगे होती हैं वो धरातली होती हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और ये सबसे लंबी दूरी तय करती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? या कनाडा और उसके मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें मैंने एक पॉइंट को जोड़ दिया हुआ है कि जो सुपीरियर झील है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील क्या करती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक भौगोलिक सीमा को बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन के एक हिस्सा है? तो उसको हम बोलते हैं वेनेजुएला, एक अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा आपके प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट हम देखेंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे। मैं लास्ट में आपके कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि किस पॉइंट से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस पॉइंट से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि आपका जो पनामा नहर है वो निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो आपको दीर्घ पार्थिव विकिरणों से प्राप्त करती है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक होता है? तो आपके मध्यमंडल का सबसे अधिक तापमान होता है इसमें। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे
कि कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो वो है क्षोभमंडल, उसके बाद है समतापमंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, उसके बाद है तापमंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। आपको बता दें क्षोभमंडल सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपका बहिर्मंडल होता है। कह रहा है कि फॉन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फॉन एक प्रकार की गर्म और स्थानीय हवा होती है। आप लोग कमेंट करके और गूगल से सर्च करके बताएंगे कि ये गर्म स्थानीय हवा कहाँ बहती है। चिनूक क्या है? तो चिनूक आपको बर्फ को खाने वाली हवा है, यानी ये भी एक गर्म प्रकार की हवा है। ये भी कहाँ बहती है? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये वही देगा जो काफ़ी मेहनत और काफ़ी सीरियस लगन से पढ़ाई कर रहा होगा। गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करके आप ज़रूर बताएंगे और उससे दिमाग में आपको सेट होगा। मुझे आपको टेस्ट लेने का कोई इरादा नहीं है, बस आपको यह है कि आपको किसी भी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत करा करके। अगले पॉइंट हम आते हैं 144 नंबर की तरफ। मिश्रल क्या है? तो मिश्रल एक ठंडी स्थानीय हवा है। क्या है ये? ठंडी स्थानीय हवा। अभी मैंने बताया फॉन क्या है, तो वो गर्म स्थानीय हवा है। चिनूक क्या है? तो बर्फ को खाने वाली हवा, इसका मतलब वो भी ठंडी हवा है। खाने का मतलब उसको पिघलाएगी ना। और मिश्रल क्या है? तो मिश्रल एक ठंडी स्थानीय हवा है। घाटी हवा क्या होती है? तो घाटी हवा दैनिक हवा है जो रोज बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या जिसको हम बायोम बोलते हैं वो चैपरेल के रूप में जाना जाता है? चैपरेल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ीय वन। इसको हम चैपरेल के रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? तो वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। कौन है ये? पश्चिमी विक्षोभ है। अगला पॉइंट है कि छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं, तो वो है आपका सवाना घास का मैदान। उसके बाद है कि आपका जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो वो है गैर नवीकरणीय है। सुनहरा रेशा अभिप्राय है, तो पटसन से इसका अभिप्राय है नहीं। पटसन को हम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो वो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ये आपको पहले भी बताया है मैंने। जनसंख्या का घटना से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? जब जनसंख्या घटेगा तो मानव भूमि का अनुपात क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अगला पॉइंट, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक आपको मीथेन गैस है। अगला पॉइंट है निच्छालन की प्रक्रिया संबंधित है। निच्छालन क्या है इसको देखेंगे। देखिए, यह एक भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से ऊपर सतह के अवयवों का एक अंतःस्राव के द्वारा निचली सतह में आने की प्रक्रिया है, जिसको हम निश्चलन या निच्छालन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी जब भी आपकी भारी वर्षा होती है तो जो उस क्षेत्र के खनिज होंगे और मिट्टी से जो भी पौधे होंगे, वो जो भी मिट्टी होंगे वो पौधों की जड़ों में जाएंगे और उसकी ऊपरी सतह अवयवों का अंतःस्राव कराएंगे और जा करके आपके निचली सतह में आने लगेगा और इस क्रिया को हम निश्चलन कहते हैं। अगला पॉइंट है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो वो है आपका बायोगैस, आपका भूतापीय ऊर्जा, आपके पवन ऊर्जा, आपके सौर ऊर्जा, ये सब के सब ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है। ये सब के सब आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये मतलब कि ये प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, इसको नवीकरणीय ऊर्जा का नाम देते हैं। करा कि अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक बस्ती, मतलब अनऑफिशियल जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कोई भी रिकॉर्ड दर्ज कहीं नहीं होता है।
160 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। महासागरीय परपाटी के प्रमुख मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो वो है आपका सिलिका और मैग्नीशियम आपके क्या है, ये मुख्य खनिज घटक है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो इसको हम कीजसी का नाम देते हैं। कीजसी क्या है? तो चलवासी का तंबू है। क्लियर है। उसके बाद है कि थांडीगढ़ महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? वो है आपका म्यांमार में थांडीगुड महोत्सव मनाया जाता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। पूरी ज्योग्राफी मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जो आपके डाउट्स हैं आपके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट दें आप। अगला हम आपको बताने वाले थे कि किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। चलिए इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी आपको देख रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी हैं। एनसीईआरटी में जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है और क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसकी वीडियो आपको इस पे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया, जाके पढ़ सकते हैं। तो 9th-10th को आप स्पेशली ध्यान देना है। उसके बाद से मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक आती है महेश बर्णवाल की। किसकी आती है? महेश वर्णवाल की एक एनसीईआरटी आती है, उसको आप ज़रूर खरीद लें और उसमें जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं उनको देखें। तीसरी बात, आप किसी भी चैनल के वीडियो को उठाइए और जो भी आपके फिजिकल मैप है, क्या फिजिकल मैप, मैं आपको फिजिकल मैप की बात कर रहा हूँ, मैपिंग। आप मैपिंग पे ज़रूर चीज़ों को देख लें कि कौन सा पर्वत कहाँ है, किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ कितनी सीमा साझा है। उसके बाद आपको नदी तंत्र पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? नदी तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, मतलब पर्वत पठार देखना है, नदी तंत्र देखना है, मैपिंग देखना है। और इन सभी चीज़ों को यदि आप मैप से देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करेंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग पर सेट होंगी। तो मेरा ये फर्स्ट था आपको बताना, आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उनका बिल्कुल भरपूर आप उसका लाभ उठाइए। कोई भी पेड तो है ही नहीं है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मेरे लिए एक मेहनत करिए कि आप एक ज़रूर लाइक कर दें और एक शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।